हेलो दोस्तों, साकामोटो डेज के एपिसोड की शुरुआत में हम साकामोटो को देखते हैं। साकामोटो कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मूवी की एस्थेटिक और कॉम्पोजिशन कैसी है, बस मूवी की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। कनागुरी साकामोटो को पतला होते हुए देखकर खुश हो जाता है और कहता है, तुम मेरी मूवी में आने के लिए ज्यादा ही परफेक्ट दिख रहे हो। लेकिन साकामोटो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपना पैर हवा में बहुत ऊपर उठाकर कनागुरी पर जोरदार किक मारता है। लेकिन कनागुरी पहले ही पीछे हट जाता है। फिर भी साकामोटो कनागुरी की तरफ स्पीड से दौड़ता है और एक जोरदार किक मारता है। उस किक की वजह से लाइब्रेरी की सारी शेल्व्स टूट जाती हैं और कनागुरी बहुत दूर जाकर गिरता है। अब कनागुरी की पेशेंस खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपने कोट के अंदर से एक स्पेशल कैमरा निकालता है। ये वही कैमरा है जिसकी मदद से कनागुरी ने JCC एग्जाम में एयरप्लेन को ही उड़ा दिया था। इस कैमरा में कैनन लगी हुई है। कनागुरी और साकामोटो आमने सामने खड़े हैं। कनागुरी साकामोटो से कहता है, अब मैं तुम्हारे डेथ सीन की शूटिंग करने वाला हूँ। इसके बाद सीन सेबा और शिन की तरफ शिफ्ट होता है। ये तीनों डेटाबेस को बचाने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बीज की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखकर सेबा कहता है, इन सब की ऐसी हालत उस अनाउंसमेंट के बाद हुई है। सेबा की बात सुनकर शिन कहता है, इन सब पर ध्यान मत दो, हमें जल्दी से डेटाबेस को सिक्योर करना होगा। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स को शिन के डेटाबेस वाले वर्ड्स सुनाई देता है, वो तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। अब शिन, अमाने और सेबा उन स्टूडेंट्स से बचकर भागने लगते हैं। अमाने बताता है, यहाँ पर 2 एनिमीज हैं और उनमें से एक हिप्नोटिस्ट है। उसने मुझे भी थोड़ी देर पहले हिप्नोटाइज कर दिया था। अब वो लोग सिर्फ पीछा ही नहीं कर रहे बल्कि हमला भी कर रहे हैं। शिन वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, मैं हमेशा टीवी पर हिप्नोटिस्ट को देखते आया हूँ। हम सब जानते हैं कि हिप्नोटिज्म रियल नहीं होता, ये सब सिर्फ एक्टिंग है। जिस तरह सतेदा सेंसी ने शिन को हाथ घुमाना सिखाया था, उसी टेक्निक से शिन अपना हाथ घुमाता है और स्कूल के एक पिलर पर जोरदार पंच मारता है। इससे पिलर बीच से टूट जाता है और गिरते हुए पत्थर कुछ स्टूडेंट्स के सिर पर लगते हैं। जिन जिन के सिर पर पत्थर टकराते हैं वो होश में आते जाते हैं। तभी वहां पीछे से और भी ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर अमाने अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है, ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए। अब स्टूडेंट्स से बचते बचते वो तीनों बिल्डिंग की ग्रिल तक पहुंच जाते हैं। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर एक स्टूडेंट अमाने पर हमला कर देता है, लेकिन अमाने अटैक करने की बजाय उसे डिफेंड करने लगता है। शिन अमाने से कहता है, ये क्या कर रहे हो, उस पर हमला करो। अमाने कहता है, ये मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ग्रिल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गई है। उनके प्रेशर की वजह से बिल्डिंग की ग्रिल टूट जाती है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी वहां अमाने के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। अमाने के ग्रैंडपा शिन और अमाने को गिरने से बचा लेते हैं। वो अपनी सफाई वाले वाइपर को शिन की शर्ट में फंसाकर उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। शिन अमाने के ग्रैंडपा से कहता है, अच्छा तो तुम हो डेटाबेस। अमाने के ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत टाइम हो गया किसी ने मुझे इस नाम से बुलाया हो, मैं तो बस एक सिंपल आदमी हूँ जिसकी मेमोरी काफी स्ट्रांग है। शिन ग्रैंडपा से कहता है, स्लर तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास जरूर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसे वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है। प्लीज जो भी कुछ तुम्हें स्लर के बारे में पता है मुझे बता दो, मैं GCC में इसी मिशन के लिए आया हूँ। अमाने के ग्रैंडपा कहते हैं, ये सच है कि मुझे उजुकी का सीक्रेट पता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगी या नहीं। शिन कहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज हमें सब कुछ बता दीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं, वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी मदद करोगे इन लोगों को JCC से भगाने के लिए। अमाने अपने ग्रैंडपा से कहता है, आपको छुप जाना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है, वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं और आप बूढ़े भी हो गए हैं। तभी पीछे से हिप्नोटाइज्ड स्टूडेंट्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर ग्रैंडपा उन पर गोली चला देते हैं और कहते हैं, जो लोग दूसरों को सिर्फ उनकी अपीयरेंस से जज करते हैं वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। शिन कहता है, ठीक है, पहले हमें इन लोगों को हराना होगा, तभी आप हमें सब कुछ बताएंगे, है ना। ग्रैंडपा कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम जिंदा बचे तब ना। अब शिन को रियलाइज होता है कि सेबा कहाँ चला गया। इसके बाद सीन ब्रॉडकास्टिंग रूम में शिफ्ट होता है जहाँ क्लब जैम मौजूद है। सेबा वहाँ पहुंच जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तुम यहीं मिलोगे। सेबा को देखकर क्लब जैम पूछता है, तुम कौन हो, लेकिन सेबा उसके सवाल को इग्नोर करता है और कहता है, मुझे बताओ, तुमने मेरे भाई मफुयू को कहाँ छिपाया है, तुमने ही उसे किडनैप किया था, है ना। अगर तुम मुझे मेरे भाई के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें डेटाबेस के बारे में बता दूंगा। क्लब जैम हंसते हुए कहता है, ओह, तुम उसी ब्लैक हेयर बच्चे की बात कर रहे हो जिसे गाकू ने अपनी टीम में लिया था। ठीक है, लेकिन पहले तुम बताना शुरू करो। सेबा अपनी जेब से मेमोरी कार्ड निकालता है और कहता है, ये है डेटाबेस, इस SD कार्ड में सभी स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है और हमारे पास कोई दूसरा बैकअप नहीं है। क्लब जैम एक झटके में मेमोरी कार्ड छीन लेता है और पास आकर कहता है, अगर तुमने मुझसे मजाक करने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूं। सेबा कहता है, ठीक है, फिर मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें बताता हूँ डेटाबेस कहाँ है। इसके बाद सेबा क्लब जैम को लेकर अपनी रिसर्च लैब में आ जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, सेबा चुपके से एक बटन दबा देता है। अचानक ऊपर से एक अजीब सा डिवाइस क्लब जैम के ऊपर गिरता है जिससे उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं। इसके बाद सेबा फिर से एक बटन दबाता है और क्लब जैम के नीचे की जमीन हटने लगती है। नीचे एक बर्निंग फर्नेस है। क्लब
जैम उसमें गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो जमीन को पकड़ लेता है। सेबा क्लब जैम के हाथ पर जोर से पैर रखकर कहता है, जल्दी बताओ मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो। लेकिन क्लब जैम हंसने लगता है और कहता है, मुझे तो मजा आ रहा है। सेबा गुस्से में कहता है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे भाई के बारे में जल्दी बताओ। तभी क्लब जैम अपना हाथ छोड़ देता है और बर्निंग फर्नेस में गिरने लगता है। गिरते हुए वो क्लैपिंग करता है और एक अजीब सी वेपन निकालता है, एक लंबी चेन जिसकी एक साइड पर शार्प ब्लेड लगा हुआ है। गिरने से पहले क्लब जैम उस ब्लेड को ऊपर फेंकता है, जिससे वो जमीन पर अटक जाता है। फिर वो ब्लेड को पकड़कर खुद को ऊपर खींच लेता है। ऊपर आते ही क्लब जैम अपनी वेपन से सेबा पर हमला कर देता है। सेबा हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शोल्डर घायल हो जाता है और उसके कंधे से खून बहने लगता है। सेबा नीचे गिर जाता है और खड़ा नहीं हो पाता। अब क्लब जैम सेबा की गर्दन पर अपनी वेपन रख देता है और उसके हाथ को अपने पैर से बुरी तरह कुचलने लगता है। फिर वो हंसकर कहता है, तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं। इसके बाद क्लब जैम सेबा पर अपना हिप्नोटिज्म इस्तेमाल करने लगता है। धीरे धीरे सेबा उसके कंट्रोल में आने लगता है। फिर क्लब जैम एक जोरदार क्लैपिंग करता है और सेबा पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाता है। अब क्लब जैम सेबा से कहता है, सच सच बताओ, तुम्हें डेटाबेस के बारे में सब पता है ना। दूसरी तरफ शिन, अमाने और उसके ग्रैंडपा अभी भी उन हिप्नोटाइज्ड स्टूडेंट्स से बचने के लिए भाग रहे हैं। तभी अचानक से सेबा शिन के सामने आकर हमला कर देता है, लेकिन अब सेबा ने अपना इनविजिबल सूट पहना हुआ है। शिन सेबा के हमले को अपने ग्लव्स से रोक लेता है। तभी सेबा के पीछे पीछे क्लब जैम भी वहां आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि सेबा ने डेटाबेस के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन शिन और अमाने को ये नहीं पता कि सेबा हिप्नोटाइज्ड हो चुका है। अमाने सेबा से कहता है, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उससे बचो, इसी ने मुझे थोड़ी देर पहले हाइप्नोटाइज किया था। क्लब जैम अमानी के ग्रैंडपा को देखकर सेबा से पूछता है, तो ये ओल्ड मैन ही डेटाबेस है। सेबा सिर हिलाकर हाँ कर देता है। क्लब जैम कहता है, ठीक है, मार दो इस ओल्ड मैन को। क्लब जैम का ऑर्डर मिलते ही सेबा अमाने के ग्रैंडपा पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन शिन बीच में आकर सेबा को रोक लेता है। शिन सेबा को एक जोरदार पंच मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबा ने अपनी हुडी पहन रखी थी, जिससे शिन उसकी सही लोकेशन नहीं पकड़ पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर क्लब जैम अपनी वेपन से अमाने के ग्रैंडपा पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रैंडपा खुद को वाइपर से बचा लेते हैं। अमाने अपनी फोल्डेबल वेपन अपने ग्रैंडपा की तरफ फेंकता है और चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंडपा नीचे झुको। जैसे ही ग्रैंडपा नीचे झुकते हैं, उनकी वेपन सीधा क्लब जैम के चेहरे पर लगती है। क्योंकि क्लब जैम को टॉर्चर पसंद है, वो इसे भी एंजॉय करने लगता है। तभी सेबा शिन पर हमला करने के लिए दौड़ता है। शिन सेबा के पेट पर एक जोरदार पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन सेबा साइड में कूद जाता है और शिन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारता है। शिन काफी दूर जाकर गिरता है। अब सेबा फिर से शिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और शिन भी जल्दी से खड़ा हो जाता है। इसके बाद सीन टोरामारू और माफुयू की तरफ शिफ्ट होता है। टोरामारू माफुयू से कहती है, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे, हमें कोई रेस्क्यू करने नहीं आने वाला। माफुयू कहता है, मैंने अपने भाई को फोन किया था, वो जल्दी ही आएगा। टोरामारू शॉक होकर पूछती है, तुम्हारा भाई भी है, तुम दोनों क्लोज हो। माफुयू कहता है, नहीं, हम दोनों ज्यादा बात भी नहीं करते। जब मैं बच्चा था तो मैं अपने भाई से नफरत करता था। इसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब माफुयू सिर्फ 4 साल का था, तब उसके पेरेंट्स ने उसे और उसके भाई को अकेले ट्रेनिंग के लिए छोड़ दिया था। माफुयू बताता है, मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। जब हम ट्रेनिंग करते थे तो मुझे लगता था कि मैं उसके लिए सिर्फ बोझ हूँ। सेबा अपने छोटे भाई माफुयू को जंगल में अकेला छोड़कर चला जाता था। माफुयू को हमेशा लगता था कि एक दिन वो मारा जाएगा। माफुयू की बात सुनकर टोरामारू कहती है, अगर ऐसा था तो तुम्हारा भाई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। माफुयू कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसता था, मेरा भाई हमेशा मुझे बचाने आता था। इसके बाद सीन वापस से सेबा और शिन पर शिफ्ट हो जाता है। सेबा नाइफ से शिन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। शिन शॉक होकर पूछता है, तुम रुक क्यों गए, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। सेबा बिना कुछ कहे क्लब जैम की तरफ मुड़ जाता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ मेरा भाई कहाँ है। क्लब जैम सेबा को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है, वाह, तुमने मेरी ब्रेन वॉशिंग को टैकल कर लिया। फिर क्लब जैम सेबा के पास आकर उसके कान के पास जोर से ताली बजाता है और कहता है, शिन को मार दो। अब ऐसा लग रहा है कि सेबा फिर से हिप्नोटाइज हो गया है, लेकिन तभी सेबा अचानक क्लब जैम के पेट में नाइफ घोंप देता है। उसी टाइम शिन भी क्लब जैम के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। शिन सेबा से पूछता है, तुम कब से इसके चंगुल से बाहर आ गए थे, तुम कब से होश में थे। सेबा कहता है, मैं तो हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। ये सुनकर अमने गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से हम मारे जा सकते थे। अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ ट्राई किया तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। सेबा कहता है, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते। फिर सेबा शिन से पूछता है, तो तुम्हें माफियू के बारे में कुछ पता चला। शिन सेबा को बताता है कि माफुयू को बैंकॉक के एक वेयर हाउस में छुपा कर रखा गया है और हो सकता है कि वहां स्लर भी मिल जाए। तभी क्लब जैम एक क्लैप करता है और उस क्लैप की आवाज सुनकर अमाने हिप्नोटाइज हो जाता है। वो अपनी वेपन को हवा में घुमाने लगता है। अमाने से बचने के लिए शिन, सेबा और ग्रैंडपा नीचे झुक जाते हैं। क्लब जैम ने अमाने को इस तरह से हिप्नोटाइज किया है कि उसे शिन, सेबा
और ग्रैंडपा की जगह अपने डैड दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि अमाने अपने डैड योत्सुमुरा से बहुत नफरत करता है, वो उन तीनों पर हमला करने लगता है। शिन कहता है, ये क्या कर रहे हो अमाने, बंद करो ये सब। अमाने का ग्रैंडपा शिन को बताता है, अमाने को इस टाइम हम सब में योत्सुमुरा दिखाई दे रहा है। उसके डैड ने मेरी बेटी और अमाने की मदर की हत्या कर दी थी। साइड में खड़ा क्लब जैम जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लोगों के जितने भी दुख, दर्द और पीड़ा होती है, उनमें से दिल का दर्द बहुत स्पेशल होता है। इसके इमोशन के साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये और दुखी हो। और यहीं पर आज की वीडियो खत्म होती है।